नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी थेरेपी पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 6 अगस्त 2025 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि भारत और फिलीपींस ने रणनीतिक साझेदारी कार्य योजना 2025-29 पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए, उन्होंने भारत ने क्या कहा है, फिलीपींस के सॉवरेन डेटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक पायलट परियोजना स्टार्ट करेंगे और फिर फिलीपींस को सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया जा रहा है। तो भारत फिलीपींस संबंध की ओर देखें तो ब्रह्मोस मिसाइल का पहला विदेशी खरीदार यही थे। फिर द्वितीय व्यापार जो है 2023-24 तक $3.5 बिलियन तक पहुंच गया था। और आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौते का भी ये दोनों देश लाभ उठा रहे हैं। फिर भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग का प्रमुख लाभार्थी देशों में भी फिलीपींस है। अब देखिए, रणनीतिक संबंधों का महत्व अगर हम लोग देखें तो साझा हिंद प्रशांत दृष्टिकोण भारत के महासागर विजन के अंतर्गत ये आते हैं। चीन के आक्रामक रुख से निपटने के लिए ज़रूरी है। फिर बहुपक्षीय संस्थाओं को नया स्वरूप देने के लिए भी फिलीपींस भारत के लिए और मतलब ज़रूरी है। रूस ने आधिकारिक तौर पर 1987 की इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि के प्रति अपना प्रतिबद्धता को समाप्त कर दिया है। तो देखिए, ये तब आया है ये डेवलपमेंट जब रूसी तटों के करीब 2 परमाणु पनडुब्बियों को तैनात करने का अमेरिकी आदेश जारी किया गया था। तो देखिए, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि के बारे में 1987 में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। 500 से 5500 किलोमीटर की रेंज के सभी जमीन से प्रक्षेपित बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को नष्ट किया जाना इसमें आवश्यक था। 2019 में अमेरिका इस संधि से हट गया था। फिर परमाणु हथियार नियंत्रण पर इससे क्या क्या प्रभाव पड़ सकती है। तो देखिए, शस्त्र नियंत्रण फ्रेमवर्क का खंडित हो जाना, फिर परमाणु निशस्त्रीकरण का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इसमें। शीत युद्ध की राजनीति फिर से वापस आ सकती है और संयुक्त संबंधी जोखिम में भी इसमें वृद्धि होने की संभावना है। प्रमुख परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला है कि परमाणु हथियार अप्रसार संधि 1970 में इसको लागू की गई थी। फिर स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी है 2002 में शुरू की गई थी। फिर नई सामरिक हथियार न्यूनीकरण संधि न्यू स्टार्ट ये 2010 में भारत, अमेरिका और रूस के बीच शुरू किया गया था। तो बस इतना ही था इसमें। अब नेक्स्ट खबर की ओर चलते हैं। उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से अचानक बाढ़ आई है। तो देखिए, खीर गंगा नदी के ऊपर बादल फटा है। यह अलकनंदा नदी की सहायक नदी है, खीर गंगा नदी। तो देखिए, बादल फटना होता क्या है कि किसी जगह पर 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश अगर हो जाए, ये बहुत छोटे दायरे और कम समय में होती है। इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। निगरानी के लिए सघन रडार नेटवर्क या फिर हाई रेजोल्यूशन वेदर मॉड्यूल की आवश्यकता होती है। पहाड़ी इलाकों में सबसे ज़्यादा ये सब घटनाएं देखी जाती है जनरली। हिमालय राज्यों में संवेदनशीलता के लिए कारक क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है कि वहाँ पर ऊंचे कपासी स्तरीय बादल जल्दी बनते हैं। तो देखिए, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर हिमालयी राज्य हैं, तो यहाँ पर जैसे आएंगे तो ये तुरंत ऊपर जाएंगे और तुरंत जैसे ऊपर जाएंगे बादल, जो हवा है वो यहाँ पर सघन होंगे और सघन हो गए तुरंत यहाँ पर बारिश करते हैं। तो यहाँ पर ऊंचे कपासी स्तरीय बादल जल्दी बनते हैं, बड़े बड़े। और यहाँ पर ओरोग्राफिक लिफ्ट भी होती है, वही मैंने जो आपको अभी समझाया वही होता है ओरोग्राफिक लिफ्ट। अब चलें लोग नेक्स्ट खबर की ओर देखते हैं। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो ISA है, उन्होंने ISA असेंबली के ऐतिहासिक 30वें सत्र का समापन किया है। चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए हैं। तो कॉमन हेरिटेज फंड के विकास में प्रगति हुई है अभी। आर्थिक योजना आयोग का संचालन शुरू कर दिया गया है और 1 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गहरा समुद्र नितल दिवस मनाया जाएगा, ये बताया गया है। तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के बारे में अगर हम लोग कुछ देखें तो ये राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्र नितल के खनिज संसाधनों का ये प्रबंधन करती है। महासागरों का लगभग 54% हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। गहरी समुद्री क्षेत्रों पर ये केंद्रित है, मतलब ये जो संस्था है ये एकमात्र ऐसा संस्था है ऐसे। और 170 देश इसमें पक्षकार इसमें हैं। हालिया पहले अगर देखें तो डीप सी बायो बैंक पहल 2025 और फिर सतत समुद्र नितल ज्ञान पहल इसमें शामिल है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत के विदेश मंत्री ने प्रथम बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत समारोह में निष्पक्ष और प्रतिनिधित्वपूर्ण वैश्विक व्यवस्था का आह्वान किया। तो इसमें देखिए, गैर प्रतिनिधित्व वैश्विक व्यवस्था का क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। इसमें बोल रहे हैं कि अमेरिकी प्रभुत्व इसमें ज़्यादा है। भू राजनीतिक शक्तियों के साधन के रूप में व्यापार इसमें किया जा रहा है। फिर वैश्विक संस्थाओं में असमान प्रतिनिधित्व,
अप्रभावी बहुपक्षवाद इसमें आ जा रहा है। फिर डी ग्लोबलाइजेशन और क्षेत्रीय एकीकरण इसमें देखा जा रहा है। तो इसमें आगे की राह में अगर देखें तो इसमें बोला गया कि बहुपक्षीय संस्थाओं में हमें सुधार करनी चाहिए, समावेशी बहुपक्षवाद की ओर ध्यान देना चाहिए और मुद्दों पर आधारित सहयोग को हमें बढ़ाने पर मतलब समाधान करने पर ध्यान देना चाहिए। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि WHO ने हेपेटाइटिस डी को हेपेटाइटिस बी और सी के तरह ही कैंसरकारी माना है। तो हेपेटाइटिस डी जो है वो केवल उन्हीं लोगों पर प्रभावित होता है जिन्हें पहले से हेपेटाइटिस बी हो। हेपेटाइटिस वायरस की ओर देखें तो ये गंभीर लीवर संक्रमण करता है। केवल हेपेटाइटिस बी सी डी ही चिरकालिक संक्रमण का कारण बनते हैं। तो याद रखिएगा, हेपेटाइटिस सी जो है उनके लिए कोई भी टीका उपलब्ध अभी तक नहीं है। फिर इसमें भारत के लिए क्या क्या पहले की गई है, तो भारत जो है वो राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया था। फिर वैश्विक पहले भी है कि HIV, वायरल हेपेटाइटिस और यौन संक्रमणों पर WHO की पहल चल रही है। इसमें चुनौतियाँ क्या क्या आती है निपटने के लिए? क्रम निदान यानी डायग्नोसिस में बहुत सारी चुनौतियाँ आ रही है। फिर खराब टीका कवरेज भी है, सीमित इलाज भी इसमें बहुत बड़ी बाधा है। हम लोग थोड़ा सा देखें तो हेपेटाइटिस ए जो है वो खुद ही ठीक हो जाता है। फिर हेपेटाइटिस बी जो है वो मम्मी से बच्चों को होता है, मतलब माता से बेटों को हेपेटाइटिस बी हो सकता है। फिर हेपेटाइटिस सी जो है वो लीवर सिरोसिस या कैंसर पैदा करते हैं। तो बस इतना ही था। हम लोग आगे चलते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण। तो लोकसभा जो है उन्होंने गोवा विधानसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक जो है वो पारित किया है। तो देखिए, अनुच्छेद 332 जो है वो सभी राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य करता है। असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जातियों को छोड़कर। अब चलिए नेक्स्ट जो है वो है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम उनके साथ मिलकर नेपाल में राइस फोर्टिफिकेशन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को मजबूत करने के लिए एक पहल स्टार्ट की है। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की ओर हम लोग देखें तो ये सबसे बड़ा मानवीय सहायता प्रदाता संगठन है जो कि रोम में स्थित है। स्थापना 1961 में हुई थी और 2020 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। अब देखिए, क्रिल प्रजाति जो है वो मत्स्यन, जलवायु परिवर्तन, मछली आहार और पालतू पशु आहार और ओमेगा 3 तेल के लिए अभी इस पर खतरा मंडरा रहा है। तो क्रिल प्रजाति को और देखें तो एक क्रिस्टेशियन प्रजाति है। आर्कटिक, उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत महासागरों में पाई जाती है। इनका आहार जो है वो प्लवक यानी प्लैंकटन है और यह हर साल वायुमंडल से 20 मिलियन टन कार्बन को हटाने में मदद करती है, क्योंकि ये प्लवक को खाती है। प्लवक जो है वो कार्बन को अवशोषित करता है और ये प्लवक को खाती है, तो इसके अंदर कार्बन चला गया और ये जो है वो समुद्र के अंदर अपने को मतलब जब मर जाती है, इनके मल जो होते हैं वो समुद्र के अंदर रह जाते हैं, जो जिससे कार्बन जो है वो समुद्र के अंदर मतलब वो हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं। अब देखिए, सी बकथॉर्न जो है वो नासा के क्रू 11 मिशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर इस पर परीक्षण किया जाएगा। तो ये लद्दाख स्थित मरुस्थल पर पाई जाती है। पर्णपाती झाड़ी या फिर वृक्ष है जो कि मृदा की गुणवत्ता बढ़ाने, पवन गति, रेत के नियंत्रण, ये सभी में एक मतलब अच्छा काम करते हैं। ये अधिक ऊंचाई पर और ठंडे क्षेत्रों पर पाई जाती है। तो बस इतना ही था इस पर। नेक्स्ट जो है वो राष्ट्रपति शासन। संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। राष्ट्रपति शासन 2 तरीके से लगती है, एक 356 और एक 365। तो यहाँ पर 356 वाला दिया गया है। तो 356 में राष्ट्रपति को अगर ये विश्वास हो जाए कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही है तो फिर लगा सकती है, और ये राज्यपाल की रिपोर्ट या फिर किसी अन्य आधार पर लगाई जा सकती है। राज्यपाल या राज्य विधानमंडल के साथ साथ राज्य में किसी प्राधिकरण के द्वारा जो शक्तियाँ हैं उनको अपने हाथ में राष्ट्रपति ले सकती है। इसके बाद नई उद्घोषणा के द्वारा हटाया परिवर्तित भी किया जा सकता है। फिर अधिकतम ये 3 साल तक, लेकिन 6 महीने में अगर संसद के द्वारा अनुमोदित करना पड़ेगा। अब चलिए, आवश्यकता की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। ये जो है रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के तहत सैन्य उपकरण खरीदने के लिए एक दिशा निर्देश मतलब दिशा में ये कदम उठाया गया है। नेक्स्ट जो है पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो देखिए, अभी वन शक्ति बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली सभी निर्माण परियोजनाओं
परियोजनाएं जो हैं वो पर्यावरण को प्रभावित करती हैं और उन्हें पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना 2006 के तहत पर्यावरणीय मंजूरी लेना अनिवार्य है। तो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 है क्या? तो इसमें वही बात की गई कि 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में जो अगर कुछ भी कार्य करेंगे तो उसमें पर्यावरणीय मंजूरी लेना अनिवार्य है। श्रेणी 1 में केंद्र सरकार से आप लेंगे और श्रेणी 2 में राज्य पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण के द्वारा ये दी जाती है। नेक्स्ट जो है वो नीलगिरी ताहर, तो केरल और तमिलनाडु द्वारा भी उस पर संयुक्त गणना ये की गई है। दक्षिण भारत में प्राप्त होने वाला खुर वाला एकमात्र ये परिवर्तीय जानवर है। भारत में खुर वाले परिवर्ती जानवरों की 12 प्रजाति पाई जाती हैं, जिनमें से नीलगिरी ताहर भी एक है, और लेकिन साउथ इंडिया में जो है वो उनमें से एक ही है बस। तमिलनाडु का ये राज्य पशु है, स्थानिक प्रजाति है पश्चिमी घाट की, सर्वाधिक संख्या एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है और ये एंडेंजर्ड है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के सामने वाले जल निकाय कौन कौन से हैं थोड़ा देख लें, है ना। यहाँ देखिए पैसिफिक ओशन, तस्मानिया सागर यहीं पर है। फिर यहाँ पर कुक जल डमरू मध्य भी यहाँ पर ही है। तो देखिए तस्मान सागर, प्रशांत महासागर, कुक जल डमरू मध्य, कैटरबरी में जलोढ़ मैदान भी स्थित है यहाँ पर। फिर माउंट सक्री ज्वालामुखी में माउंट रेपुहू, वाइट आइलैंड, ये सभी है। ऊंची चोटी में माउंट कुक है जो कि दक्षिणी आल्प्स में स्थित है, उन्हें कहा जाता है मतलब। नदियाँ जो है वाई कोटू, क्वाथा और वांगा नुई, ये सभी नदियाँ हैं वहाँ के न्यूजीलैंड की। ये जो है वो लघु महाद्वीप का हिस्सा है जो कि जीलैंडिया नामक एक लघु महाद्वीप है, उन्हीं में ये जो है न्यूजीलैंड उनमें से एक हिस्सा है। जीलैंडिया नामक लघु महाद्वीप का हिस्सा है न्यूजीलैंड। तो बस आज के लिए इतना ही था। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।